आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, साफ सलाम। सीधी का अपना अलग महत्व रहा है और विशेषकर अर्जुन सिंह जी का व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व जो हमें मध्य प्रदेश में मिला, जिन्होंने कि प्रदेश में उन वर्गों के लिए जो पूर्ण तौर पर वंचित थे, जिनकी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उन लोगों को अधिकार संपन्न बनाया। पूरे प्रदेश में वो वर्ग जो कि मजदूरी करता था, जिसके पास मकान नहीं था, उन आवासहीनों को उन्होंने जहां उनका मकान बना हुआ था वहीं उनको मकान बनाने का आवासीय पट्टा दिया। लाखों लोगों को उसका फायदा हुआ और उसी के आधार पर फिर बाद में उन सभी लोगों को इंदिरा आवास योजना का लाभ भी मिला। शहरी क्षेत्र में भी झुग्गी झोपड़ियों को पट्टा देने का अभियान उन्होंने शुरुआत किया था, जिसकी बड़ी लोगों ने आलोचना की, लेकिन वाकई में आज भी वो लोग याद अर्जुन सिंह जी को करते हैं जिनको उन्होंने आवासीय पट्टे दिए थे और मुफ्त में बिजली दी थी, एक बत्ती कनेक्शन। इसी प्रकार तेंदुपत्ता का पूरा व्यवसाय जो कि ठेकेदारों के हाथ में रहा करता था, सरकारी अमले के हाथ में रहता था, केवल मजदूरी उनको मिलती थी, उसमें आमूल परिवर्तन करके उन्होंने मजदूर को मालिक बनाया। जो बहुत पुरानी मांग आदिवासियों को चली आती रही है, जल जंगल जमीन की, उस पर उनको अधिकार दिया। इसी प्रकार पहली बार मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके पिछड़ा वर्गों को उन्होंने हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण भी दिया और मैंने तो हमेशा उनको अपना गुरु माना और जो कुछ भी आज मैं हूं उनमें उनके कारण हूं। आज सीधी का महत्व धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। सीधी पूरे देश में, सीधी का जो सिंगरौली नगर है, 80 के पहले कोई इसको जानता नहीं था। इंदिरा जी से उन्होंने एनटीपीसी प्लांट का शिलान्यास कराया और आज पूरे देश में ऊर्जा की राजधानी के रूप में सिंगरौली को जाना जाता है। सबसे बड़ी समस्या वहां की रास्ते की है। 12 साल से रास्ता बन रहा है, लेकिन भाजपा जो कि पूरे तरीके से ठेकेदारों के साथ मिलकर जो काम करती है और जिस प्रकार से चुने हुए ठेकेदारों को ई टेंडरिंग के माध्यम से उन्होंने लाभ पहुंचाया और उसी के कारण जो भी लेन देन में कमी रही हो, 12 साल बाद भी ये सड़क पूरी नहीं हो पाई। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो इसी क्षेत्र की गौण परियोजना जालपानी गोपन नदी पर मंजूर हुई थी। निविदा बुलाई गई, अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया,
पेड़ भी कट गए और अब उसी भूमि को कोल माइंस के लिए आवंटित की जा रही है। अब उसकी वजह से जिन लोगों को जमीन की सिंचाई का फायदा होने वाला था, अब उससे वो वंचित रह गए। लेकिन अडानी जी को हर क्षेत्र में काम करना है और किसानों का हक छोड़कर, उनसे हक छीनकर अडानी जी को दिया गया। जो उद्वन सिंचाई योजनाएं अर्जुन सिंह जी के समय गोपत उद्वन सिंचाई योजना की सिंचाई योजना जो कई वर्षों तक चलती रही, अब उसका बिजली का पेमेंट सरकार नहीं कर पा रही है। जहां हजारों करोड़ रुपए का अपव्यय हो रहा है, उसमें इन्हें बिजली का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की सिंचाई वहां समाप्त हो चुकी है। आज श्री शिवराज सिंह चौहान जी गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन कर रहे हैं और 486 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों का लोकार्पण कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने एम्बुलेंस की भी एक कार्यक्रम किया था 108, लेकिन एम्बुलेंस वो कहाँ है? केवल शिकायत ही आती है। एम्बुलेंस का उपयोग चुनाव में शराब और पैसा बांटने के लिए किया जाता है। अब उनके लिए जो गौशालाएं कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं खोलना का वादा किया था और उनका निर्माण भी चालू हो गया था, आज भी वहां खाली पड़ी हैं। पशु सड़कों पर हैं, गौ माता सड़कों पर है, एक्सीडेंट में मर रही हैं, लेकिन उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से गौशालाएं बंद हैं। अब ये चलित इकाइयों से क्या करेंगे? उनको वहां से ले जाकर कहां रखेंगे? गौशाला ले जाएंगे। उसके लिए ये आंदोलन, ये गौरक्षा संकल्प सम्मेलन चलित पशु चिकित्सा इकाई की क्या आवश्यकता थी? केवल चलित इकाई में कमीशन लेना, ये उनका उद्देश्य है, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पूरी सरकार कमीशन के आधार पर चल रही है, जबकि एम्बुलेंस का यह हाल है। 108 में 1000 से ज्यादा एम्बुलेंस खरीदे गए। लाल परेड ग्राउंड पर भोपाल में उसका बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन जब कैलाश जोशी जी के पुत्र दीपक जोशी की पत्नी बीमार हुई, तो देवास में के कलेक्टर और वहाँ के जिला चिकित्सा अधिकारी उन्हें, उनकी पत्नी को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये हालात है इस प्रशासन और शासन के। यहाँ पर सीधी सिंगरौली बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की मांग चली आ रही है और हम निश्चित तौर पर वादा करते हैं कि सरकार यदि कांग्रेस की चुनी जाती है, जिसकी पूरी संभावना है, मेडिकल कॉलेज सीधी सिंगरौली में एक जगह पर दिया जाएगा। अब उसमें कई ऐसे विषय और भी हैं कि संजय गांधी कॉलेज में लॉ फैकल्टी का प्रावधान रहा है, लेकिन वहाँ पढ़ाई बंद है।
जिला अस्पताल में डॉक्टरों का भी अभाव है। पूरी तरीके से सीधी सिंगरौली क्षेत्र का पूरी तरह से उनको नज़रअंदाज करके मुख्यमंत्री चल रहे हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे देश में आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। और शिवराज सिंह जी को अपनी बहनों की याद 20 साल बाद आई है। चुनाव आता है तो वे कई घोषणाएं करते हैं। कर्जा माफी का हमने निर्णय लिया, कमलनाथ जी ने पहला निर्णय लिया, कर्जा माफी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 2 लाख तक के ओवरड्यू किसानों का कर्जा भी माफ हो गया, और जिनका ड्यू था उनका 50,000 जिनका वो भी माफ हो गया। 2 लाख की सीमा थी, 1 लाख का कई जगह माफ हो गया, और समय अगर पूरा होता तो पूरे कर्जे माफ भी हो जाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और भाजपा के लोगों ने, हमारे कुछ कांग्रेस के विधायक, कुछ मंत्री जिनको करोड़ों की लालच देकर खरीद लिया, उसकी वजह से हमारी सरकार गिर गई, जिसकी वजह से किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया। लेकिन आज भी हम वादा करते हैं, कमलनाथ जी ने इसको स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर हमारी सरकार आती तो हम वादा निभाएंगे और उन लोगों का कर्जा माफ करेंगे। अब एक और नौटंकी इन्होंने करने का तय किया है। शायद अमित शाह जी को आमंत्रित किया गया है कि जिनका कर्जा बकाया है उनका ब्याज माफ करेंगे। अरे मूलधन माफ क्यों नहीं करेंगे? जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है, तो फिर किसानों का कर्जा कुछ हजार करोड़ क्यों नहीं माफ हो सकता? ये मानसिकता दर्शाती है। कांग्रेस गरीबों का पक्ष लेती है, भाजपा बड़े बड़े चुने हुए कॉरपोरेट्स का पक्ष लेती है। आज पूरे देश में, और देश में नहीं विश्व में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा है, जिसमें कि किस प्रकार से मोदी जी ने अपने नीतियों और नियमों के माध्यम से और उससे हटकर प्रशासनिक दबाव डालकर, ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव डालकर गौतम भाई अडानी जी को एकदम से 127वीं उनका क्रम में आता था उनके वेल्थ का, उनकी उसकी कैपिटल मार्केट का। अब कैपिटल मार्केट का इतना बढ़ती हो गई उनके शेयर कि 3रे दर्जे पे पहुंच गए, और 4,2500 करोड़, 4,2500 का एक शेयर घटकर 11, 1150 आ गया। लाखों करोड़ का नुकसान शेयर होल्डर्स का हुआ। इसके लिए किसकी जवाबदारी है? इसमें आम आदमी का पैसा जो LIC और बैंक में था, उसमें भी नुकसान हुआ, उनके भी शेयर घट के लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। कहने का मेरा मतलब यह है कि दोनों पार्टियों की विचारधारा में साफ फर्क है। एक कांग्रेस पार्टी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, किसान, मजदूर की बात करती है, और भाजपा केवल बड़े ठेकेदार, बड़े लोगों की बात ही नहीं करती, उन्हें फायदा पहुंचाती है। इन सब बातों से साफ होता है किस तरह से इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां लगातार हम चुनाव हार रहे हैं। कमलनाथ जी ने, रामेश्वर नीखरा जी और मुझे कहा गया कि हम लोग विधानसभा क्षेत्रों में जाएं,
और जिस प्रकार की उनकी कल्पना है, जिनकी योजना है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र, तो हमने कांग्रेस पार्टी ने उसका विकेंद्रीकरण किया ही था, लेकिन संगठन का विकेंद्रीकरण की भी आवश्यकता है और उसमें पोलिंग बूथ, सेक्टर, मंडल के रूप में हर असेंबली को बांटा गया है। एक असेंबली में 10 से 15 पोलिंग बूथ तक मंडल, 3 से 5 में सेक्टर और पोलिंग बूथ, और उसके लिए पूरा अभियान हमारे प्रदेश में चला हुआ। उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं और उसकी मीटिंग कर रहे हैं। कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर, बात जनता के विकास की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए, लेकिन बात बजरंग दल और बजरंग बली पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि ये बजरंग बली को और बजरंग दल को समान रूप में देखते हैं। क्या बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से की जा सकती है? नहीं। अब वही है कि पूरे तरीके से इन्होंने बजरंग बली का अपमान किया है। वो बजरंग दल जिसका बलराम सिंह सतना का पाकिस्तान की ISI एजेंसी के लिए जासूसी करता पकड़ा गया, उसके लिए चिंता है मोदी जी को, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि बजरंग दल के बलराम सिंह और ध्रुव सक्सेना जो बीजेपी IT के अध्यक्ष जो पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी करते पकड़े गए, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चला? मोदी जी ये क्यों प्रश्न पूछते नहीं है शिवराज सिंह चौहान से? जमानत कैसे होने दी? कैसे राष्ट्रद्रोही को इन्होंने उनका पक्ष लिया? उल्टा मुझ पर शिवराज सिंह चौहान आरोप लगाते दिग्विजय सिंह देशद्रोही है। मैं थाने में गया, मैंने कहा अगर मैं देशद्रोही तो मुझे गिरफ्तार करिए। उन्होंने कहा साहब आपके ऊपर कोई प्रकरण नहीं है। मैंने कहा अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते कि वो झूठा आरोप क्यों लगाते हैं? बात यही है, ये पूरे तरीके से इस देश को लूटने में लगे हुए हैं और इस लूट खसोट में जनता त्रस्त है, परेशान है, और कोई इनसे गरीबी की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, इनसे बेरोजगारी की बात करेगा, तो एक ही बात करेंगे, जय श्री राम, बजरंग बली। अरे इस देश में भाजपा पहले आई कि बजरंग बली पहले आई? बात यही है कि हम सब बजरंग बली हनुमान जी को पूछते हैं, हम भी हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं। ये क्या नाटक नौटंकी किए हुए हैं लोग? सर आप ये पूछ सकते हैं, दूसरा पूछ लीजिए। नहीं, दूसरे को पूछ लीजिए। और कोई? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, आपका सीधी जिले में आगमन हुआ है। सीधी जिले में जो लोगों की एक मुख्य मांगे हैं कि उनको रेलवे की सुविधा से वंचित है, इस वजह से यहाँ उद्योग और रोजगार की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो लगभग अस्थायी पड़ी हुई है। इस दिशा की ओर आपका क्या कदम? वो ललितपुर सिंगरौली जो रेलवे लाइन है वो अभी कहाँ तक आई है? कहीं तक नहीं आई। रीवा में मतलब सीधी में प्रवेश नहीं कर, रीवा में सिमट गई है। तो रीवा तो सतना रीवा तो पहले कनेक्ट हो गया था। पूजन कर चुके हैं स्टेशन का मधुरी में, लेकिन प्लेटफॉर्म पहले बन गया और केंद्रीय मंत्री भी आ गए। का किया था अभी मुआवजा अब मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, मुआवजे से वो नहीं हुआ। मतलब मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, किस कदर धोखा किया है भाजपा ने। भूमि अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी लाई, कोई भी शासकीय भूमि, कोई भी निजी भूमि जो शासन लेना चाहेगा, उसका सर्कल रेट जो है ग्रामीण क्षेत्र में 4 उसकी कीमत दी जाएगी और शहरी क्षेत्र में 2 कीमत दी जाएगी। अब पीछे के दरवाजे से इन्होंने प्रांत की सरकारों को अधिकार दे दिया कि इसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में
भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है और साथ में जो यहाँ के हजारों लोगों की जमीन जो खदानों की माइनिंग के लिए या सिंचाई के लिए ली गई है, उनका पुनर्वास भी नहीं हुआ है, न उनको मुआवजा भी सही ढंग से मिल पाया है। ये एक और उदाहरण है जहां किस प्रकार से भाजपा किसान और मजदूर विरोधी है। सर आपकी जब सरकार बनी थी तो आपने पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरपंचों को बहुत सारे अधिकार दिए थे। आज स्थिति ये है कि उनके सारे अधिकार लगभग छीन चुके हैं। आप इस पे क्यों नहीं बोलते सर? ओबीसी पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप शायद मेरे भाषण सुन नहीं रहे हैं या मेरी पत्रकार वार्ता आप देख नहीं रहे हैं। मैंने तो शुरू से इस मामले में कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है और पंचायत राज कर्मचारी राज हो गया है। कोई सरपंच को अधिकार नहीं है अपने पंचायत में काम कराने का जब तक कि सरकारी अधिकारी उसमें मंजूरी ना दे दें। खुलेआम कमीशन लिया जा रहा है और कमीशनों के आधार पर आवंटित काम किए जा रहे हैं। हम वादा करते हैं कि जिस दिन सरकार हमारी कांग्रेस की बनती है 6 महीने के अंदर वो सारे अधिकार जो कि कांग्रेस के राज में सरपंच, जनपद पंचायत, जिला परिषद को मिलते थे वो वापस दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमारे कार्यकाल में जनपद पंचायत और जिला परिषद को, नगर पालिका, नगर निगमों को शिक्षक कर्मी, गुरुजी आदि नियुक्त करने के अधिकार दिए गए थे, जिससे हजारों नहीं लाखों युवा युवतियों को रोजगार मिला था और विकेंद्रीकृत रूप से लोकल लोगों को मौका मिला था। मझौली के लोगों को मझौली में नियुक्तियां उनकी की गई थी। लेकिन आज भाजपा के राज में व्यापम द्वारा आज नियुक्तियां की जा रही हैं। पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम करने से लोकल लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब जब 20 साल बाद इनको याद आई है कि लोकल युवकों को भी कुछ न कुछ हमको नौकरी में अलग से प्रावधान करना चाहिए। अब मैं सुन रहा हूं कि शायद 5% का उन्होंने कोई कोटा फिक्स किया है, जबकि हमने तो 100% किया था लोकल लोगों को। ये केवल लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जहां तक ओबीसी की बात है, रामजी महाजन कमीशन किसने बनाया? अर्जुन सिंह जी ने। आरक्षण पहली बार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने 94 में। तो हम लोग तो हमेशा ओबीसी के पक्षधर रही हैं। ठीक है। 2023 की सरकार किसकी सरकार? आपकी पार्टी को जनता जनादेश देती जैसे 2018 में दिया, लेकिन आपके लोग अपने आप में लड़कर नहीं, लड़के नहीं हुआ, पैसे से हुआ है। मेरे पास फिर तो ये पैसे को आप कैसे रोक पाओगे कि लोग पैसे से ना बिके? आपके जो कैंडिडेट्स आए वो बिकने वाले ना हो, इस दिशा में आपकी एक बात जानता हूं कि 22 लोगों में से 18 लोग वो थे जो महाराजा के साथ थे। कोई आप उम्मीद कर सकते कि महाराजा बिक जाएंगे? अब आप बताओ। मैं पूछ रहा हूं आपसे। अब वो बिके गरीब दलित और गरीब आदिवासी नहीं बिका, गरीब किसान मजदूर का बेटा नहीं बिका, केवल एक बिसाऊ लाल को छोड़कर पूरे तरीके से आज जी इमरती देवी दलित, और वो भी दलित, लेकिन सिंधिया जी का प्रभाव वो खुद नहीं जानना चाहती थी, लेकिन दबाव में ले जाएगा। तो ये ठोक बजाकर पूरी तरीके से निष्ठावान लोगों को ही टिकट देने का हमारा लक्ष्य है और किसी हालत में वो नहीं होने दिया जाएगा जो हुआ है। गृह मंत्री जी ने कश्मीर फाइल्स की टिकटें भेजी हैं सर, आपको मिली क्या? कश्मीर फाइल्स के नहीं, आप दूसरी केरल फाइल्स सर। ये सारा प्रचार तंत्र है नफरत फैलाने का। नफरत फैलाने का ये प्रचार तंत्र का पूरा दुरुपयोग
भाजपा कर रही है, क्योंकि इनके पास और कुछ बात बची नहीं है। केवल नफरत फैलाकर लोगों को गुमराह करो। ना तो ये महंगाई कम कर पा रहे हैं, कुकिंग गैस जो कि 400 रुपये में मिलता था और अब करीब 1200 में बिक रहा है। जो सब्सिडी थी वो समाप्त कर दी गई है। तो आप इनसे और क्या उम्मीद करें? केवल नफरत फैलाकर ये पूरे तरीके से इस देश में नफरत और हिंसा का वातावरण निर्मित कर रहे हैं। आज के सर पीसीसी चीफ का पद और मुख्यमंत्री पद दोनों एक साथ रखना क्या उचित था? उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में सरकार पिछली बार वाली थी। बात यह है कि हमेशा हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर अलग अलग हों। मैं खुद 94 में इलेक्ट हुआ था, 93 में इलेक्ट हुआ था, मेरे पास दोनों पद थे। फिर मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट दूसरे बने थे। धन्यवाद। आपके लिए मैनिफेस्टो क्या होगा 2023 का, जिसमें आम जनता की बात करें आप? जैसे लाडली लक्ष्मण बहन ने क्या बोल जो है आप कमलनाथ जी ने किया, इसके अलावा जैसे आम किसान है उसके लिए आपने अभी तक कोई बात नहीं? देखिए, डिटेल जो है जी वो उसकी जानकारी तो आपको जब मैनिफेस्टो आएगा पता पड़ जाएगा। हाँ, पर अभी लेकिन एक बात बता दें, उसका स्वरूप जो होगा गरीब, किसान, मजदूर के हितों का संरक्षण करने के लिए किया जाएगा। बिजली सस्ते दरों में दी जाए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। किसानों का कर्जा का वादा पूरा किया जाए और गरीब परिवारों में 1500 रुपये माहवार का उन्हें महिलाओं को सम्मान निधि दी जाएगी और गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। ये मोटे मोटे अभी तक तय हुआ, बाकी चीजें आपको मालूम पड़ सर, जाएगी। बहुत सी सीटों में आपके उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, उनका नाम अभी तय नहीं है। बस नहीं, कहाँ बहुत सी सीटों में मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं तय हुए हैं। लास्ट टाइम में पता होता उसका नुकसान क्या होता है पार्टी? किस पार्टी के हो गए उम्मीदवार तय? अरे सर, बहुत से पता है, जैसे आपका चुराट पता है, सिहावल पता है, इस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जिनमें पता है कि कौन लड़ेंगे। लेकिन जैसे हमारे सीधी का पता है आप कौन लड़ेगा, आप बताएं सर, प्लीज सर आप बताएं। क्या मुझे अधिकार है? तो सर ये प्रश्न आप, जितने अच्छे प्रश्न आपने पहले पूछे उतना ही आपने। कितने सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस? क्या आप किसी के साथ अलायंस भी मध्य प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से 100% सरकार हमारी बनेगी। ये तो दुर्भाग्य से उस समय विंध्य प्रदेश में न जाने किन कारणों से हमें अपेक्षा से कम सीटें मिली। अगर जो हमारे अपेक्षा थी कि लगभग 16 से 18 सीटें यहाँ से मिलेंगी, केवल 7 हमको मिल पाई, तो इतना बहुमत हो जाता कि फिर ये सरकार भी नहीं गिरती। सर, विंध में सीधी जिला हमारा सबसे पिछड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बहुत नीचे पायदान पे है। सरकारें फ्री में राशन दे रही, चावल दे रही, 1500 रुपए दे रही, साड़ी दे रही, धोती दे रही, सर स्वास्थ्य और शिक्षा क्यों नहीं दे रही सर फ्री? हमारे ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, 4000 छात्राएं हैं, उनके लिए एक शौचालय नहीं है। मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज सब रीवा चले गए। सर, कांग्रेस की सरकार आती है तो आप सीधी के लिए विशेष तौर पर क्या देंगे सर? देखिए, बात यह है, आप जानते हैं मैंने शुरुआत ही इसी से की थी। सीधी से हमारा एक निकट का संबंध रहा है और कमलनाथ जी का भी रहा है, और हमेशा अर्जुन सिंह जी के ज़माने से हम लोगों ने पूरी तरीके से सीधी को महत्व दिया था, उसको भी आगे दिया जाएगा। ठीक है। पार्टी में जो आंतरिक कर रही है उसको डैमेज कंट्रोल के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? प्रदेश केंद्र दोनों का। देखिए, बात यह है, आज भाजपा में 3 गुट हैं, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। तो इस बात का प्रश्न आप उनसे किया करिए, हमसे मत किया करिए। जी, आप कितने भागों में विभक्त हैं? एक। सर, त्रिकोण का क्या लाभ मिलेगा इसका? त्रिकोण जो आपने बताया, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, इसका क्या, इस एंगल से इसका कोई लाभ आपको मिलेगा? आप एक दीपक जोशी जी का बयान पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा रात। वो सारे लोग जो जनसंघ के जमाने से आरएसएस के लोगों ने साइकिल पे घूम घूम कर चना खाकर जनसंघ की जड़ें जमाई, आज वो सब घर बैठ गए। उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनके लोग नौकरी में नहीं हैं, ठेके उनको मिल नहीं रहे हैं। आज सारा का सारा
पूरे ठेकेदार और दलाल लोगों ने भाजपा पर कब्जा कर लिया है। उसमें शिवराज भाजपा चली गई। महाराज भाजपा के वो लोग हैं जिनको पहले मौका नहीं मिला, अब मिल गया तो भूखे शेर के माफिक वो चल पड़े पूरे कमाई में। अब जहाँ तक नाराज भाजपा है, उस नाराज भाजपा में ईमानदार तो दुखी हैं, जो उसमें भी कुछ इस कम के लोग थे नाराज भाजपा में, उनको लीज नहीं मिली, ठेका नहीं मिला, उसके लिए नाराज है कि तुमने करोड़ कमा ली, हमको नहीं मिलने दिए। तो ये बंटवारा यदि है और वर्गीकरण कहीं है तो भाजपा में है, हमारे यहाँ नहीं है। आप यहाँ के जो प्रतिपक्ष नेता जी थे, सीधी जिले के पूर्व प्रतिपक्ष नेता, उनके द्वारा ये लोगों को आश्वासन दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस सीधी जिले को संभाग बनाने का कार्य करेंगे। हाँ, निश्चित तौर इसमें आपकी कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है? हम लोग पूरे तरीके से उनके समर्थन में हैं। ये लोगों को भरोसा है कि संभाग बनेगा? जब आपसे मैंने कह रहा हूँ तो भरोसा करिए। सर, राजनीति में सब कुछ संभव होता है। महाराज यदि आना चाहे तो क्या वापसी संभव है कांग्रेस में? भाई देखिए, अगर मेरी राय ली जाएगी तो मैं ऐसे लोगों को जो बिकाऊ हों उनको वापस लेने के पक्ष में नहीं हूँ। आजकल कथा भागवत का सीजन चल रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, दाव पर भरोसा करेगी, भगवान पर भरोसा करेगी। देखिए, बात ये, भगवान पर तो हमको सबको भरोसा है, आपको नहीं है क्या?